और सबसे पहले बात कर लेते हैं बाबा केदार की। आज पंचमुखी उत्सव डोली बाबा के धाम पहुंचने वाली है। 3 मई को डोली विश्वनाथ मंदिर से निकली थी। डोली ने कल गौरीकुंड में रात्रि प्रवास किया था। और आपको ये बताएं कि कल बाबा केदारनाथ धाम के लिए श्रद्धालुओं के लिए ये कपाट खुल जाएगा। कल सुबह 6:25 पर बाबा केदार के कपाट खुलने वाले हैं। कोरोना के चलते 2 साल के बाद 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, जो 3 तारीख से शुरू हो चुकी है। लेकिन केदार धाम में दर्शन के लिए जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो लिमिटेड है। एक दिन में 12,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे, ये सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि 4 धाम पे जाने वाले श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो सरकार के पास ये आंकड़े हैं। ऐसे में ये सिचुएशन भी रहेगी कि कहाँ कितने किस धाम पे श्रद्धालु जाएंगे, उनकी संख्या पर लिमिट है। ऐसे में बाबा के कपाट खुलेंगे। जो मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, सुबह 6:25 की है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या लिमिट है। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम कल से श्रद्धालुओं के लिए खुलने वाला है, पर केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले दूर दराज से श्रद्धालु यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता विनोद की ये खास रिपोर्ट। 6 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं गौरीकुंड में। गौरीकुंड में तमाम श्रद्धालुओं का तांता यहां पर लगा हुआ है। मेरे साथ में कुछ श्रद्धालु हैं जो इनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, कहां से आए आप लोग? राजस्थान से आप आए हैं। बाबा केदार के द्वार जा रहे हैं, कपाट खुलने जा रहे हैं। किस तरीके का उत्साह है आप? बहुत अच्छा उत्साह लग रहा है हम लोगों को, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पहली बार आए हैं इस बार आप? फर्स्ट बार ही आए हैं अभी हम लोग। ऊखीमठ से पैदल है हम लोग। कैसे जाएंगे? पैदल? हाँ, पैदल ही जाएंगे। आप बताइए मैम, बड़ा उत्साह है इस बार 4 धाम यात्रा के दौरान। केदारनाथ की यात्रा भी शुरू हो गई है। अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। की नगरी में आए हैं तो अच्छा ही है। केदारनाथ आए हैं तो मैं केदारनाथ आया हूँ तो मेरा ये सपना था। 22 साल हो गए मुझे आज जन्म लिए हुए। तो इस मेरा सपना पूरा था। आज भी मेरे परिवार वाले बोलते हैं कि तेरा सपना पूरा हो गया, इसलिए वो जानते हैं तभी तो मेरा सपना पूरा हुआ है। तो मैं बाबा की नगरी में आज केदारनाथ पधारा हूँ तो मेरा एक हार्दिक इच्छा है कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर के गाना गाऊँ अपने मन से, तन से। हमारे दर्शकों को सुनाइए गाना। कौन सा गाना सन? छोटी सी लाइन गाना चाहता हूँ, आप भी मुस्कुराइएगा, गाइएगा। चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र वाग छाल का है पड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। बिल्कुल, ये उत्साह इन श्रद्धालुओं में है जो बाबा के दर्शन करना चाह रहे हैं। और 6 मई को जिस तरह से बाबा केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं, कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम आए दिल्ली से। अब हमारा 3 साल से हम सब दोस्तों का प्लान बन रहा था, लेकिन मौका ही नहीं। कभी कोविड आ रहा था, कभी, लेकिन अब की बारी मौका मिला है। हम 7 या 8 बंदे मिल के आए हैं जी। बाबा के दरबार में आए, एक ही बात बोले, बम बोले, हर हर महादेव। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है, यानी 2 साल के बाद में इसी मार्केट में एक बार फिर से रौनक लौट आई है और तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर जुटती जा रही है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मरमन रावत के साथ विनोद कुमार, ABP गंगा, गौरीकुंड। वहीं हरिद्वार में 4 धाम यात्रा के ट्रैवल कारोबारियों और श्रद्धालुओं में बहस की खबर है। ट्रैवल कारोबारियों ने अवैध तरीके से 4 धाम यात्रा पर श्रद्धालुओं को ले जा रही 3 गाड़ियों को पकड़ लिया। और इस दौरान मुंबई से आए श्रद्धालु में से एक महिला की अचानक से तबीयत वहां पर खराब हो गई, बिगड़ गई। महिला की तबीयत बिगड़ने के बाद श्रद्धालुओं और ट्रैवल कारोबारियों के बीच नोक-झोंक की स्थिति बन गई। बिल्कुल, और मौके पर पहुंची हरिद्वार की ARTO ने 3 गाड़ियों के चालान भी काटे। पैसेंजर्स यहाँ पर है, मुंबई से अभी पहुँचे हैं 40 घंटे का सफ़र करके। पैसेंजर्स यहाँ पर है। हमारा जो गाड़ी का ड्राइवर है उसको परेशान कर रहे हैं। हमारी गाड़ी को अंदर ले लिया। हमें मतलब जैसे सब आए हैं तब से हैरेस किया जा रहा है गाड़ी को अंदर करके। मेरी वाइफ को चक्कर आके बेहोश पड़ी हुई है। कोई सहानुभूति नहीं, कुछ नहीं। उन लोग का दादागिरी मचा रखा है कि बाहर का गाड़ी नहीं आना चाहिए, जबकि ये यूपी का गाड़ी है और हर साल आता है यहाँ पे, जहाँ मुझे बताया गया है। यात्री तो देखो सर, परेशान कहीं ना कहीं तो होगा। पहली स्टार्टिंग अगर यहाँ से चलो, हमारे यहाँ से हो जाता है। आप राइम होटल के बाहर जाके देखो, रजिस्ट्रेशन के लिए 3-3 घंटे लग रहे हैं। ट्रिप कार्ड बनाने में 3 घंटे लग रहे हैं। सारी बाध्यताएं किसके ऊपर है? हम लोगों के ऊपर है, टैक्सी वालों के ऊपर। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा टैक्स हम देंगे। सारे खर्चे हम फिटनेस के लिए। ये बाहर की गाड़ी आके यहाँ पे बिजनेस करेंगे और हमारी थाली से रोटी छीन के लेके जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ यात्री जिन्हें ये जानकारी नहीं होती है कि किसी भी प्रकार की यात्रा के लिए केवल जो व्यावसायिक वाहन है
टैक्सी नंबर पे रजिस्टर्ड या मैक्सी नंबर पे रजिस्टर्ड जो गाड़ियाँ हैं उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। वो प्राइवेट गाड़ियों को भी कम रेट के वजह से हायर कर लेते हैं, तो वही गाड़ियाँ यहाँ पर पकड़ी जा रही हैं और ये लगातार पकड़ी जा रही हैं हरिद्वार में। इनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे वाहनों से काफ़ी अच्छा जुर्माना भी लिया जाता है और इन गाड़ियों को हम बंद भी कर रहे हैं। उत्तराखंड में आज भी बारिश का हाई अलर्ट जारी है। पर्वतीय इलाकों में हो सकती है भारी बारिश से कहा जा रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश हो सकती है और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। कल भी उत्तराखंड के कई इलाकों में हुई थी बारिश। देखिए, अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश हो सकती है। ये बड़ी जानकारी। एक तो चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में मौसम मुश्किल बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ये कहा है, अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। और अलग अलग हिस्सों, खासतौर से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पर्वतीय इलाके हैं, वहां पर बारिश हो सकती है, ये कहा जा रहा है। और कल भी लगातार कई हिस्सों में उत्तराखंड के जबरदस्त बारिश हुई थी। देवभूमि में बारिश का हाई अलर्ट लगातार जारी है। और अब बात करते हैं मसूरी की, जहां मौसम का यू टर्न देखने को मिला है। यहां तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए ये मौसम सुहावना हो गया। वो जमकर लुत्फ उठाते नजर आए। तो देखिए, मसूरी पहाड़ों की रानी कही जाती है। ऐसे में पहाड़ों की खूबसूरती और निखर करके सामने आ गई। जो हरियाली थी वो धुल गई क्योंकि यहाँ बारिश हुई। और जो तमाम पर्यटक आए थे गर्मी से बचने के लिए मसूरी का रुख कर रहे थे, उनके लिए ये किसी ट्रीट से कम नहीं है। वहीं उत्तराखंड के जंगलों में फैली आग को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि जंगलों में आग को रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार इसे लेकर दीर्घकालीन योजना पर लगातार काम कर रही है। सर, नए इनोवेटिव्स बहुत लिए। जैसे पहली बार जिलाधिकारी को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। हर जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आपदा इसको घोषित करते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है और जिसमें पहली बार अनटाइड फंड और SDRF के फंड से भी तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए फंडिंग की जा रही है। अभी तक जो फॉरेस्ट फायर केसेज में जो इन्वॉल्व हुआ करते थे, बहुत साधारण धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा होता था, तत्काल बेल हो जाती थी। हम लोगों ने इसको पहली बार जो है पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट पे FIR करने का निर्णय लिया है कि ताकि PPT एक्ट में जब FIR होगी तो नॉन वेलेबल ऑफेंस है, तो कहीं ना कहीं एक भय का वातावरण बनेगा। डर के मारे भी लोग रोकेंगे। वही अल्मोड़ा पहुंचे सांसद अजय टम्टा ने जंगल में लग रही आग की घटनाओं पर चिंता जताई है। टम्टा ने कहा कि फायर सीजन में आग की घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजना बनाने की जरूरत है। इस फायर सीजन के अंदर वास्तव में उत्तराखंड के राज्य के अंदर जो 85% फॉरेस्ट एरिया है, इसमें भारी भरकम मात्रा में आग लगती है। काफ़ी प्रयास किया जाता है फॉरेस्ट के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा, एक्स्ट्रा लोगों को भी लगाया जाता है। उसके बावजूद भी इस पे काबू ना पाना एक बहुत बड़ा कठिन है। मगर इसके लिए एक यही है कि ग्राम पंचायत और के सामूहिक प्रयास के माध्यम से ही इस पर सफलता प्राप्त की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंपावत सीट पर होने वाले उपचुनाव की। चंपावत सीट पर 31 मई को मतदान होने जा रहा है, जिसके लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, मगर कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। बिल्कुल, और उधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि चंपावत में वो भी अपना कैंडिडेट उतारेगी। चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो चुका है। 31 मई को चंपावत में मतदान होना है, इसलिए राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। भाजपा की तरफ से सीएम पुष्कर सिंह धामी मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। पूर्व सीएम हरीश रावत कह रहे हैं, अगले कुछ रोज में प्रत्याशी का ऐलान कर दिया जाएगा। 1-2 दिन में कर देंगे, 1-2 दिन में कर देंगे। अध्यक्ष जी दौरे पे गए थे, अब हमको तो आइडिया नहीं था कि कब वो डेट दे रहे हैं। अब डेट आई है तो मैं समझता हूँ कोई विलम्ब। इन्होंने भ्रामक प्रचार से जो सत्ता हासिल की है, तो गुल देवता के बाद कांग्रेस जाएगी, कहेगी इन्होंने झूठ के आधार पर चुनाव जीता है, इसलिए इनको
वहाँ चंपावत में दंडित करिए और गोविल देवता हमारी पुकार सुनेंगे। चंपावत की जनता बिल्कुल उत्साह से उनका स्वागत करने के लिए तैयार है और क्योंकि चुनौती नहीं है हमारे लिए, जनता ने जो कहा है कि हमने इसका विकास देखना है, जो उत्तराखंड के निर्माण करने वालों का सपना था उसको पूरा करने के लिए धामी जी हमेशा आपने इसी कार्यकाल में भी देखा होगा अनेकों निर्णय उन्होंने बड़ी संवेदनशीलता से लिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत में रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं, तो वहीं भाजपा के कई नेता चंपावत में डेरा डाले हुए हैं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार तरीके से जीतेगी और एक इतिहास की रचना करेगी। माननीय धामी जी ने जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर लगातार काम करते हुए विकास की एक नई रेखा खींची है, चंपावत की जनता उसे लेकर बहुत उत्साहित है। उधर आम आदमी पार्टी भी चंपावत के सियासी रण में उतरने की बात कर रही है। पूरे हौसले के साथ प्रदेश भर में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। संगठन बनाने पर काम शुरू हो चुका है और जल्द ही आपको उपचुनाव को लेकर जो फैसला है पार्टी का उसको अवगत कराया है। चंपावत सीट के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो अब तक हुए चुनाव में इस सीट पर 3 बार भाजपा की जीत हुई है, जबकि 2 बार कांग्रेस ने बाजी मारी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के कैलाश गहतोड़ी ने कांग्रेस के हिमेश खरखवाल को 5,304 वोटों से शिकस्त दी थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए कैलाश गहतोड़ी ने अपनी सीट खाली की है। अब सबकी नजरें इस पर टिकी है कि चंपावत में क्या फिर से कमल खिल पाएगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ हल्द्वानी से अंकित साह की रिपोर्ट। वहीं देहरादून के विल्हम गर्ल्स स्कूल की बात करते हैं। माइक्रो कंटेनमेंट जोन यहां बनाया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि 30 अप्रैल से 2 मई के बीच में 7 कोविड के मामले सामने आए थे, जिसके बाद डीएम देहरादून की तरफ से माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करने की संस्तुति की गई थी। अब उसके बाद यहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना भी दिया गया है। कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 7 मामले सामने आए हैं 30 अप्रैल से 2 मई तक और इसके बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है। स्कूल में कोरोना लगातार आ रहा है, पैर पसार रहा है और ऐसे में सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे, खबरों में बात करेंगे प्रतापगढ़ की। कैसी खबर आई है जो हैरान करती है। यहाँ आशा बहुओं ने जांच के लिए आए अधिकारी को ही बंधक बना लिया। बंधक बनाया, सीएचसी के एक कमरे में बंद किया और आशा बहुओं ने बाहर से सीएचसी के कमरे का ताला भी जड़ दिया। दरअसल सीएमओ के आदेश पर डीसीपीएम मोहम्मद नाजीम मोबाइल वितरण में धन उगाही के मामले की जांच के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान आशा बहुओं को कुछ बातें नागवार गुजरी और नाराज आशा बहुओं से सीएचसी के जिस कमरे में पूछताछ चल रही थी उसी के भीतर डीसीपीएम नाजीम और बीपीसीएम सुरभि को बंधक बना लिया गया। अपना ग्रुप बना करके बीसीपीओ को हटाने के लिए लामबंदी कर रही थी। वैसे मामले को शांत करने के लिए आज हमने डीसीपीओ को भेजा भी था और हमने वहाँ का अधीक्षक को भी चेंज किया है, बीसीपीएम को भी स्थानांतरित किया है और अभी एक ऑपरेटर है जो कि इसमें संदिग्ध पाया गया, उसको भी मैं हटाने वाला हूँ। डीसीपीएम को भी बंधक बनाया गया था और बीपीसीएम को भी नहीं, आज हमने भेजा था कि जा कर के देखिए वहाँ डीसीपीएम को, तो बंधक क्या था कि थोड़ा रोष था, कुछ देर तक लोगों को रखे रहे। और अब बात कानपुर के चौबेपुर के चौधरीपुर गांव में लेखपाल वरासत के नाम पर रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हुआ और अब उसका ये कारनामा सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। देखिए, इसी गांव में पहले भी लेखपाल पर आरोप लगते रहे हैं। लेखपाल पर रिश्वतखोरी का आरोप पहले भी लगा है, लेकिन अब ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं क्योंकि कैमरे में ये कैद हो गए हैं। वरासत के नाम पर उगाही की कोशिश थी और जरा सुनने की कोशिश करते क्या बातें चल रही। तो देखिए, ये बातचीत जो चल रही है इसकी छानबीन से ये निकल करके सामने आया है कि वरासत के लिए शख्स आया था, लेकिन लेखपाल ने अपना काम करने के एवज में रुपए मांगे, रिश्वत मांगी। शिकायत इसी क्षेत्र के लोग बार बार करते आए हैं कि पहले भी ये रिश्वत मांगते थे, लेकिन अब रंगे हाथों पकड़े गए।
और अब खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पुलिस की 2 शातिर अपराधियों से मुठभेड़ हो गई। 5 साल पहले एक ज्वेलरी शॉप में 40 किलो सोना लूटने के आरोपियों का सामना पुलिस से हुआ और यहाँ की पुलिस से इनकी मुठभेड़ हुई और इन बदमाशों पर 25,000 का इनाम घोषित था। ये 2 बदमाश अपनी पहचान छुपाकर आगे बढ़ रहे थे। इन पर बाराबंकी और रैया, लखनऊ में लूट, हत्या के प्रयास, अवैध शस्त्र और गैंगस्टर समेत कई मामले दर्ज हैं। बदमाशों के पास से तमंचा और कारतूस भी मिला है, जिसे बरामद किया गया है। तो देखिए, पुलिस को यहाँ सफलता मिली है। बदमाशों पर शिकंजा कसा गया। 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। कौशांबी पूर्व विधायक की गाड़ी से टक्कर के बाद एक युवक की मौत की खबर मिल रही है। आपको बताएं, पूर्व भाजपा विधायक संजय गुप्ता की गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी थी और यहां पूर्व विधायक के भाई सुभाष गुप्ता गाड़ी में मौजूद भी थे। बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत की खबर है। दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक को प्रयागराज के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पोखराज थाना क्षेत्र के मूरतगंज के पास की घटना है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त पूर्व विधायक के भाई सुभाष गुप्ता गाड़ी में मौजूद थे, ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही हैं। और देखिए, ये बड़ी खबर, बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसको तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया, वहीं पर उसका उपचार चल रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने है। पूर्व एमएलए की गाड़ी हादसे का शिकार हुई और इस हादसे में एक युवक की मौत। कौशांबी से बड़ी खबर आपके सामने। वहीं यूपी में शहर शहर तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। कहीं बारिश राहत लेकर आ रही है तो कहीं आफत। अब आपको यूपी के 3 जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं। दीपक, देखिए, आपके स्क्रीन पर तीनों ही तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर संभल की है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर कासगंज की है, जहां आंधी तूफान की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। और तीसरी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है सीतापुर की, जहां तेज आंधी के बीच बारिश से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। तो कहीं पर ये राहत वाली बारिश, तो कहीं पर आफत वाली बारिश है। बहुत हादसे भी हुए हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में। उनमें से 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। संभल, कासगंज में हादसा हुआ और तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जिसके बाद एक शख्स की संभल और कासगंज में मौत हुई है। सीतापुर में भीषण गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। जो बारिश का इंतजार लोग कर रहे थे, भयंकर गर्मी और पारा बहुत ज्यादा हाई हो चुका था उत्तर प्रदेश का। अब देखिए, बारिश की वजह से अब लोग सुकून महसूस कर पा रहे हैं। रुड़की से बड़ी खबर मिल रही है। एसटीएफ और पुलिस ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है। आपको बताएं, एसटीएफ और गंग नहर पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। देहरादून और रुड़की में एक ही दिन में लूट की घटना को इसने अंजाम दिया था। अब पकड़े गए आरोपी पर दून, रुड़की सहित अन्य थानों में 11 मुकदमे दर्ज हो गए हैं और अब ये पुलिस के गिरफ्त में भी आ चुका है। गंग नहर पुलिस को यह बड़ी कामयाबी।